किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत देश की एक बड़ी जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। बात करें यदि हम खेती की, और खेती में यदि हमें अच्छा लाभ कमाना है तो समग्र खेती जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन आप कर सकते हैं, जिससे कि उत्पादन तो अच्छा होता ही होता है, साथ में किसान भाइयों को एक अच्छा लाभ भी मिलता है। साथियों, अगर हम बात करें श्री अन्न की यानी कि मिलेट्स की, तो यह श्री अन्न जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांशतः विशेष तौर पर उगाया जाता है। श्री अन्न पोषण से भरपूर होता है और शासन द्वारा श्री अन्न की खेती करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी संचालित की गई हैं। बात निकली है जहां जनजातीय क्षेत्र की, तो जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन भी बहुत आयात में होता है। तो आइए बात करते हैं पशुपालन की। किसान भाइयों और बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है शीत ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं वेटनरी कॉलेज महू से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में प्रतिभा मरावी जी भी मौजूद है, जो कि ग्राम हिनोतिया जबलपुर से हमारे बीच में आई हैं। दुग्ध संकलन केंद्र से प्रतिभा दीदी जुड़ी हुई हैं। आपका भी प्रतिभा जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ जगदीश प्रसाद मेहरा जी भी हमारे कार्यक्रम में आए हैं, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। दलहन की खेती में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और साथ साथ में एफपीओ से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, शीत ऋतु है, ठंड का मौसम है, डॉक्टर साहब ऐसे कौन कौन से समय कार्य करना होंगे इस समय जो कि हमारे दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी हों? शीत ऋतु के मौसम में सर्दियों से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान की जानवरों को जहाँ रखा जा रहा है उनके आवास में जो खोड़ी हुई खिड़कियाँ हैं वहाँ पर टाट या बोरों से उनको ढक दिया जाए, ताकि जो शीत लहरें हैं वो उनको प्रभावित ना कर सकें। इसी के साथ साथ रात में जो जानवर वगैरह हैं उनके ऊपर हमको कंबल या गर्म कपड़े उड़ा देना चाहिए, जिससे उनको सर्दी ना लगे। और ये जो समय होता है बच्चों के लिए बहुत ही नाजुक समय होता है। जो नवजात बच्चे होते हैं उनको हमको सर्दियों से विशेष रूप से बचाना चाहिए। इसी के साथ साथ ये जो मौसम है, इस समय खुरपका मुँहपका के टीके लगाए जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये बीमारी आ जाती है तो इलाज तो हो जाता है, लेकिन जानवर की जो उत्पादन क्षमता है वो पूर्णतः वापस नहीं लौट पाती है। कहा जाता है ना कि बचाव, इलाज से बेहतर बचाव होता है, इसलिए हमको खुरपका मुँहपका के टीके लगाने का एक उचित समय है। इस समय हमको उनके टीके अवश्य लगवा लेने चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। ये वो समय कार्य हैं जो हमें हमारे पशुपालक भाइयों को कर ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि शेड को कवर कर देना चाहिए। शेड को कवर करने के साथ साथ डॉक्टर साहब, क्या उसके अंदर गर्मी के लिए क्या कोई अलाव भी जलाया जा सकता है, या फिर आप किसी इलेक्ट्रिक हीटर को जलाने की सलाह देंगे? ये गर्मी देने के लिए अलाव लगाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अलाव लगाने के साथ साथ हमको इस बात का ध्यान रखना है कि उससे उत्पन्न होने वाला जो धुआं है वो उसी में ना रह जाए। अन्यथा क्या होगा कि सफोकेशन महसूस हो सकता है, घुटन महसूस हो सकती है, उससे जानवर को बेचैनी हो सकती है। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर रखें कि उससे उत्पन्न होने वाला जो धुआं है वो बाहर निकल जाए। और जहाँ तक बात हीटर की है, हीटर बहुत अत्यधिक सर्दियां हों तभी लगाएं, अन्यथा अलाव लगाने से ही हम गर्मी वाली जो हमारी वो है इच्छा है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात हम करेंगे यहाँ पे नवजात शिशुओं की। ठंड का मौसम रहता है, नवजात शिशु हैं, तो उनके लिए क्या विशेष ऐसे टिप्स हैं जो आप हमारे पशुपालक भाइयों को देना चाहेंगे? नवजात शिशु की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि पशुपालन का जो व्यवसाय है, विशेष रूप से डेयरी उद्योग जो है, उसमें एक साल में एक जानवर से एक बच्चा प्राप्त करना आवश्यक होता है। और बच्चे जो होते हैं वो हमारे पशुपालन की रीढ़ होते हैं। उनका ध्यान देने का मतलब यह है कि हम उनको 2.5 से 3 साल में एक नया जानवर बना लेंगे और वो दूध देने लायक भी हो सकता है। वो पशुपालन का व्यवसाय ही तभी लाभदायक होगा जब हम उनके बच्चों की पूरी केयर करके उनको बाद में जो हम दूध देने वाला जानवर बनाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस बात का हमें पूर्ण ध्यान रखना है कि हमको नवजात बच्चे की मृत्यु नहीं होने देनी है। और मृत्यु के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं, एक तो निमोनिया और दूसरा दस्त।
तो निमोनिया की जहाँ तक बात है, अगर जानवर बच्चे को कहीं भी थोड़ी बहुत सर्दी लग रही है तो तुरंत हम उसको जो है, बहुत सस्ती दवाई होती है पोविडीन आयोडीन, गर्म पानी में डालकर उसकी भाप दें तो बहुत सारी समस्या जो है अपने आप ही खत्म हो जाती है। और दस्त वगैरह लग रहे हैं तो जो दस्त रोकने की हर्बल दवाइयां हैं, जो औषधियों से बनी हुई दवाइयां हैं, वो हम दे सकते हैं ताकि वो दवाई शुरुआत में ही थम जाएगी। और अगर इन दवाइयों से हमको कोई फायदा नहीं मिलता है तो हमको एक कुशल पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका इलाज जरूर करवा लेना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात बताई पशुपालक भाई और डॉक्टर साहब ने कि नवजात शिशु जो हैं वो तो पशुपालन में एक रीढ़ की हड्डी की तरह ही काम करते हैं, और दो बीमारियां जैसे कि निमोनिया हुआ और दस्त हुआ, ये दो बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों का आप विशेष ध्यान रखिए और बल्कि आप निरंतर पशु चिकित्सक की आप सलाह लेते रहिए ताकि हमारे पशुओं के जो नवजात शिशु हैं वो स्वस्थ होकर बढ़िया तरीके से बड़े हो सकें। चलिए, दुग्ध उत्पादन की बात निकली है तो हमारे बीच में प्रतिभा जी भी आई हुई हैं। प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आई हैं और इस समय क्या कार्य आप कर रही हैं। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतिभा मरावी है और मैं ग्राम हिनौतिया भोई से हूँ और मेरे जिले का नाम जबलपुर जिला नाम है। और मैं अपने हिनौतिया भोई, ग्राम हिनौतिया भोई में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मैनेजमेंट के माध्यम से दुग्ध संकलन केंद्र का कार्य संचालन करती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जो दूध का कलेक्शन हम लोग करते हैं पूरे ग्रामीण स्तर पर, सारे जो दूधिया रहते हैं, जो दूधिया या छोटे दूध वाले 1 लीटर दूध जिसका भी होता है वो हम लोग के यहाँ कलेक्शन सेंटर में लेके आते हैं और फिर हम उस दूध का उन्हें उचित रेट देते हैं उनके फैट और एसएनएफ के आधार पे। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम का विषय है शीत ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं वेटनरी कॉलेज मऊ से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में पुनः स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारे बीच में प्रतिभा मरावी जी, जो कि ग्राम हिनौतिया जबलपुर से आई हैं, दुग्ध संकलन केंद्र से जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ जगदीश प्रसाद मेहरा जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आए हैं, दलहन की खेती करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ एफपीओ से भी जुड़े हुए हैं। तो कार्यक्रम में आप सभी विशेषज्ञों का पुनः स्वागत करते हैं। तो प्रतिभा जी, क्या मन में आया, किस प्रकार से आपने एक दुग्ध संकलन केंद्र की शुरुआत करी? क्या आप पहले से या आपके परिवार में कोई जुड़ा हुआ था या फिर आपने ही ऐसा सोचा कि कुछ दुग्ध संकलन केंद्र किया जाए जिससे कि और महिलाएं भी जुड़ेंगी, उनको भी रोजगार मिलेगा? नहीं सर, मेरे परिवार में कोई नहीं जुड़ा था। सबसे पहले तो ये सोच इस तरीके से आई कि हम लोग NRLM के माध्यम से हम लोग सर्वे किया करते थे, तो हम देखते थे सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं के पास हुआ एक ग्रामीण स्तर पर ये गाय और भैंस ज़्यादा होते थे। तो वहाँ से हम सर्वे के माध्यम से पता चला कि हम लोग के एरिया में दूध ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम लोगों ने एक अधिकारी NRLM के माध्यम से हमने एक दुग्ध संकलन केंद्र का स्थापना की। बहुत अच्छी बात बताई प्रतिभा जी ने। आइए बात करते हैं जगदीश जी से। जगदीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आपसे हम चाहते हैं कि हमारे देखने वाले जो हमारे पशुपालक भाई हैं, कृषक भाई हैं, उनको आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, किसान दीदियों को भी मेरा नमस्कार। मैं जगदीश मेहरा नरसिंहपुर से हूँ। हम किसान उत्पादक संगठन की दीदियों के साथ 1637 दीदियों के साथ कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं सर। हमारा क्षेत्र दलहनी को ज़्यादा दलहनी क्षेत्र है, इसलिए हम दाल उत्पादन पे कार्य कर रहे हैं। तुअर दाल, मसूर भी उधर होती है, मसूर की दाल जो हम हाथ वाली चक्कियों से बनवा रहे हैं दीदियों से। पहले सर क्या होता था, जो
छोटे छोटे किसान हैं 1, 2, 3 एकड़ के, जी, जी। जिनको घर से ही अपना अनाज बेचना पड़ता था औने पौने दामों पे, आज वो दीदियाँ अपने घर में अपनी ही हाथ से बनाई दाल की जो अच्छे रेट पा रही हैं, उससे वो संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया जगदीश जी, अच्छी बात बताई। जगदीश जी, वहीं हम जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे जो छोटे छोटे जो किसानों को आपने जिस प्रकार से जोड़ा है, सीमांत कृषक हैं, कम ज़मीन भी होती है, उत्पादन भी कम होता है, उनको आपने मतलब किस तरीके से जोड़ा है और उनको सही मूल्य आपने कैसे दिलवाया? सर, उसके लिए हमारा ये है कि एनआरएलएम के द्वारा बनाई गई हमारी एफपीओ है, जिसमें छोटे किसान शामिल हैं, जिनकी 1, 1.5, 2 एकड़, आधा एकड़ ज़मीन वाले भी शामिल हैं। ज़मीन होना चाहिए, वो किसान शामिल हैं। चाहे आप फिर सब्जी पे काम करो, चाहे दलहन पे, क्योंकि वो नर्मदा पट्टी के क्षेत्र हैं, थोड़े से पहाड़ी क्षेत्र के, तो उधर दाल का अच्छा उत्पादन, तुअर जैसी फसलें लगाई जाती हैं। तो हमने सोचा इस पे काम कैसे करें, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए इनकी आय में वृद्धि कैसे हो, तो सब साथ में बैठ के एक चर्चा हुई कि अपन इस पे अब चर्चा निकल के आई कि अपन क्यों ना पारंपरिक तरीके से, एक अम्मा बैठी थी, उन्होंने बोला सर अपन जो कर रहे थे उसी को बना के बेचे, कम से कम शुद्ध तो खाने मिलेगा। बहुत अच्छी बात है ना। जगदीश जी। तो उससे उनकी जो 2-2, 4-4 कुंटल घर में तुअर हो रही थी, उनसे उनने दाल का बनाना शुरू किया, जी जी। जो आज हम अमेजॉन तक बेच पा रहे हैं। अमेजॉन पे भी ये कहें कि मतलब कहीं से भी कार्य की शुरुआत हो सकती है, हम ये ना सोचें कि वो बहुत बड़े पैमाने पे ही शुरुआत की जाए। बहुत अच्छी बात बताई जगदीश जी ने। आइए डॉक्टर विवेक जी से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बात चल रही थी नवजात शिशुओं की और आपने कुछ बीमारियों के बारे में बताया, वहीं हम बात करें जो बड़े पशु हैं, गाय भैंसों की यदि हम बात करें, तो सर इनको सर्दियों के मौसम में, शीत ऋतु में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इनको लग जाती हैं? वहीं साथ में हम ये बीमारियां लगे ना, उनके बचाव के बारे में भी सर आपसे जानना चाहेंगे। सर्दियों के मौसम में जो जानवरों में बीमारी लगती है वो मुख्य रूप से निमोनिया ही होता है। जी जी। और निमोनिया में होता क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है कि नाक चालू हो जाती है, जानवर गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है। तो उस कंडीशन में वो बीमारी का अगर हमने तुरंत इलाज नहीं किया तो स्वाभाविक सी बात है वो बीमारी बढ़ जाती है। तो जैसे ही हमको उसके लक्षण दिखाई दें तो इसके लिए बहुत बेहतर होता है कि जो लाल पानी की दवाई होती है उसको खोलते हुए पानी में हम डालें, और उसकी जो भाप जानवर लेता है तो नाक में जो भी म्यूकस जिसको हम कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो जमा रहता है, तो वो ढीला पड़ जाता है और वो बाहर निकल आता है। उससे जानवर को काफ़ी उससे आराम मिलता है। और इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि उसको जो हम पानी पिला रहे हैं वो एकदम ठंडा ना हो, क्योंकि एकदम ठंडा पानी होगा तो उससे उसको और ज़्यादा शीत लगेगी, और ज़्यादा निमोनिया होगा। हमको उसको पानी ऐसा पिलाना चाहिए जो सामान्य तापक्रम का हो। सामान्यतः जानवरों को जो पानी पिलाएं वो साफ़ सुथरा हो, ऐसा ना हो कि वो गंदा पानी हो। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो निमोनिया जैसी बीमारी है उससे काफ़ी हद तक राहत पाई जा सकती है। और जैसा कि आपको बताया कि जो सर्दियों का मौसम होता है, ये खुरपका मुंहपका नामक बीमारी भी फैलने की संभावना बहुत होती है। और इसका सबसे बेहतर इलाज होता है कि इसका टीकाकरण करवा लिया जाए, क्योंकि एक बार जब टीकाकरण करवा लेते हैं तो या तो बीमारी आती ही नहीं है, और बाय द वे अगर बीमारी आ जाती है तो उसका प्रकोप उतना नहीं होता है जो कि टीका लगवाने के बाद होना चाहिए। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से सर्दियों के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारी से हम बच सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का विषय है शीत ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं वेटनरी कॉलेज मऊ से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में पुनः स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारे बीच में प्रतिभा मरावी जी, जो कि ग्राम हिनोतिया जबलपुर से आई हैं, दुग्ध संकलन केंद्र से जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ जगदीश प्रसाद मेहरा जी भी कार्यक्रम में उपस्थित
स्थित हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आए हैं, दलहन की खेती करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ एफपीओ से भी जुड़े हुए हैं। तो कार्यक्रम में आप सभी विशेषज्ञों का पुनः स्वागत करते हैं। बात करेंगे डॉक्टर साहब, कुछ एक जनरल चीज़ों की हम बात करेंगे, जनरल टिप्स की बात करें, जैसे कुछ ऐसे जनरल उपाय जो हमारे पशुपालक भाई अपने शीत ऋतु के मौसम में अपने पशुओं को देते रहें, कुछ खाने में देते रहें। तो ऐसी ऐसी कौन सी साधारण जनरल चीज़ें हैं जो उनको दे सकें ताकि एक सामान्य बीमारियों से तो एटलीस्ट उनको बचाया ही जा सके? बिल्कुल, जहाँ तक पशुहार की बात है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पशुपालन के व्यवसाय में करीबन 70% जो खर्चा होता है वो जो है उसके दाने पर और हार पर ही होता है। यानी कि अगर 100 रुपये एक पशु के पालने में खर्च हो रहे हैं तो 70 रुपये उसके हार पर ही खर्च होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आहार हम वैज्ञानिक विधि से देंगे तो हम काफ़ी लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि जो भी उसको हरा चारा दिया जा रहा है वो हरा चारा 20 से 25 किलो हरा चारा एक बड़ा जानवर लेता है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये ध्यान रखना है कि हरा चारा ही पूरा नहीं दे देना है, उसमें सूखा चारा अवश्य मिलाना है। अन्यथा क्या होता है कि आपने खुद ने अनुभव किया होगा कि जब पूरा हरा चारा दिया जाता है तो पेट में किण्वन की क्रिया, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जिससे गैस उत्पन्न होती हैं, वो उत्पन्न होने लग जाती हैं और जानवर का जो पेट होता है वो जो है ढोलक के आकार का हो जाता है, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में अफरा कहते हैं। और एक ऐसी बीमारी जिसका कुछ भी नहीं था और जानवर की आपके आंखों के सामने मृत्यु हो जाती है। तो हमको ये नौबत नहीं आने देनी है कि हम केवल हरा ही चारा खिला दें, उसमें सूखा चारा ना हो, जिससे जानवर को इस तरह की परेशानी होने लग जाए। किसान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर एक जानवर 5 लीटर दूध दे रहा है तो उसको हम उस हिसाब से पशु आहार दें। और सामान्यतः एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर जानवर को 10 किलो पशु दाना हरा चारा मिलता है तो उसमें 1 किलो दाना हम कम कर सकते हैं। और दाने का हम जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि 2.5 किलो दूध पर 1 किलो हमें दाना देना है, और भैंस अगर 2 किलो दूध दे रही है तो हमें 1 किलो दाना देना है। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। चलिए चलते चलते प्रतिभा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? आप हमारे देखने वाली महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर, मेरा तो हमारे यहाँ जो जितनी महिलाएं हैं मेरा उनसे एक ही संदेश है कि आप अपने घर के जो भी काम है ख़त्म होने के बाद बाहर निकलिए, जो हम लोग बैठक करते उसमें आइए हम लोग, ताकि उनको और जो आने वाली नई योजनाओं की जानकारी दे सके, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए जो जानकारी देते हैं वो हमसे लें और प्रेरित हो और आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया बात प्रतिभा जी ने बताई। जगदीश जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? सर, जो दीदियां हैं वो सब कुछ करने में सक्षम तो हैं, बस थोड़ा सा उनको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अत्यंत आवश्यक है ना। इसी दौर में हमारी एफपीओ को जब दीदियां आगे निकली तब जिला प्रशासन ने 2 बार अवार्ड से सम्मानित, 2 बार हमारी एफपीओ को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो घर से निकलना तो जरूरी है। ट्रेनिंग प्रशिक्षण चाहे केवी कृषि विज्ञान केंद्र का हो या NRLM का हो, जहाँ से भी जो ट्रेनिंग मिलेगी आप उसी के माध्यम से आगे बढ़ो। और भविष्य में जो कृषक भाई और बहन आपके ग्रुप से जुड़ेंगे उनके लिए फिर आप क्या कहेंगे? कैसी योजना? उनका तो स्वागत है, उनके साथ में हम सब सतत साथ में हैं, सतत अच्छी कार्य योजना है, जिससे जैसे कि अभी हम आने वाले समय में अब हाथ चक्की से जो दाल बना रहे हैं उसके साथ साथ हम जो आधुनिक मशीन है मिनी दाल मिल भी स्थापित करने की हमारी योजना है। बहुत बढ़िया बात है जगदीश जी आपने कही। डॉक्टर विवेक जी, चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज हमारा जो युवा है, जो हमारा युवा पशुपालक भाई है, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? किस प्रकार से यदि कोई इस पेशे में पशुपालन में नया आ रहा है, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कैसे वो इस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और किस प्रकार से पशुपालन को लाभ का धंधा बना सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज ये बहुत आवश्यकता हो गई है कि हमारा जो युवा है वो आत्मनिर्भर बने, और युवा पढ़ा लिखा है, और जब पढ़ा लिखा वर्ग अगर इस पशुपालन के व्यवसाय को अपनाएगा तो आप मानकर चलिएगा कि पशुपालन का व्यवसाय अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। इसके साथ साथ आज जो उपभोक्ता हैं उनमें भी बहुत जागरूकता आ गई है कि उनको उच्च क्वालिटी का मिल्क चाहिए, कीटाणु रहित मिल्क चाहिए, और ऐसा दूध चाहिए जिस जानवर पर कम से कम दवाइयाँ लगाई गई हों। और इसका दाम देने के लिए, इसका पैसा देने के लिए मार्केट में उपभोक्ता बैठे हुए हैं जो पैसा देने के लिए तैयार हैं, केवल उनको उसकी गुणवत्ता चाहिए। तो आज मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूँगा
कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही जी, हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है। वो सब्सिडी का लाभ उठाकर हम वो अपने आप को सिद्ध करें कि हाँ, हमने पशुपालन का व्यवसाय एक ऑर्गेनिक पशुपालन व्यवसाय के रूप में किया है, जिससे उत्पन्न होने वाला दूध पूरा सुरक्षित है। और किसान भाई इस बात का बिल्कुल पक्का मान लें कि उसके मार्केट में कहीं कंजम्पशन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट में आज ऐसे उपभोक्ता है जो अधिक रेट देने के लिए तैयार बैठे हैं, बस उनको उस क्वालिटी का दूध मिलना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का दूध मिलना चाहिए। डॉक्टर विवेक जी, आपने जैसा कि बताया कि युवाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं भी संचालित हैं, क्या आप कुछ योजनाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं? हाँ, इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे एक वेंचर कैपिटल स्कीम चल रहा है, उसमें जो है हमको सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलती है, जानवर खरीदे जाते हैं और उन जानवरों को हम रखकर एक पहले हम अपना अनुभव ले लेते हैं और वो जब हमारा अनुभव सही निकलता है जी, सक्सेस और निकलता डॉक्टर है। विवेक जी, जैसे वो जानकारी लेना चाहें कि जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, निजी का जो पशु चिकित्सालय होता है, वहाँ पर जो हमारे पशु चिकित्सक हैं वो इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे और इसके साथ साथ वो आपकी पूरी मदद भी करेंगे कि बैंक से जाके आपका लोन भी हो जाए, सब्सिडी भी मिल जाए और समय समय पर आपको तकनीकी सलाह भी अवश्य देंगे, ताकि आप एक उन्नत किसान के रूप में बने। और वो पशु चिकित्सक हमेशा चाहता है कि मेरे गांव में एक जरूर सफल पशुपालक हो, ताकि मैं उससे और लोगों को भी प्रेरित कर सकूं। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। और डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने पशुपालन संबंधी, उनके रखरखाव संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रतिभा जी, आपका भी धन्यवाद देते हैं। जगदीश जी, आपका भी धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी प्रोग्राम में आए और आपने अनुभव साझा किए। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। कृषि अनुसंधान से जुड़े पहलुओं पर विचार विमर्श। 41 मंडियों में शुरू होगी ई मंडी योजना। हर पंचायत में पैक्स की सुविधा होगी। धान की मिलिंग के लिए राशि स्वीकृत और पशुओं की सही जानकारी देने की अपील। और चलिए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में श्री चौहान ने बजट 2025-26 के संबंध में चर्चा की और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। साथ ही ICAR में चल रहे विभिन्न अनुसंधान कार्यों और योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों तथा उनके बजट आवंटन पर चर्चा के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ई मंडी योजना 1 जनवरी 2025 से प्रदेश की B क्लास की 41 मंडियों में विस्तारित की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अपनी महत्वपूर्ण ई मंडी योजना का विस्तार कर रहा है। पूर्व से ई मंडी योजना 42 मंडियों में क्रियाशील है। मंडियों को सर्व सुविधायुक्त बनाने के लिए प्रदेश में निरंतर कार्य किया जा रहा है। ई मंडी योजना से किसान मंडियों में अपनी उपज के विक्रय के लिए स्वयं अपनी पर्ची बना सकेंगे। मंडी ऐप से किसानों को सुविधा होगी। उन्हें उपज विक्रय के लिए या प्रवेश पर्ची के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। ई मंडी योजना के तहत मंडी प्रांगण में प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल तथा भुगतान तक की कार्यवाही कंप्यूटराइज्ड होगी। मंडियों को हाईटेक बनाया जा रहा है। लक्ष्य रखा गया है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी 259 मंडियां ई मंडी के रूप में कार्य करें। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हर पंचायत में पैक्स, सभी को रोजगार और सुव्यवस्थित सहकारी आंदोलन ही हमारा लक्ष्य है। सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए इसका विस्तार पंचायत स्तर पर करना होगा। सहकारिता के हर एक मूल भाव को आत्मसात करते हुए देश को समृद्ध बनाना ही हमारा लक्ष्य है। पैक्स के माध्यम से हर पंचायत तक रोजगार सृजित हों, इसके लिए बहुउद्देशीय पैक्स की अवधारणा गठित की गई है। श्री सारंग भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित सहकार से समृद्धि राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की मिलिंग के अपग्रेडेशन राशि स्वीकृत की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी लाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त अतिशेष चावल को केंद्रीय पूल में त्वरित गति से परिधान करने एवं प्रदेश में उपार्जित धान की भारत सरकार द्वारा मिलिंग के लिए निर्धारित समयावधि में मिलिंग कराए जाने के उद्देश्य से अपग्रेडेशन राशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
भारत सरकार के निर्देशानुसार पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 21वीं पशु संगणना 2024 का कार्य संपूर्ण मध्य प्रदेश में 25 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो चुका है। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल ने प्रदेश के सभी पशुपालकों से अपील की है कि जब पशुपालन विभाग से कर्मचारी उनके पशुधन की गिनती के लिए आए तो उन्हें अपने पशुओं की सही जानकारी अवश्य दें। कोई घर पशुधन गणना से न छूटे, इस भावना से कार्य करें कि ये मेरे पशु मेरी जिम्मेदारी है। यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसमें सभी अपना पूरा सहयोग दें। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर BS किरार द्वारा किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि शीतलहर एवं पाले से फसल की सुरक्षा के उपाय करें। रबी की फसलों को शीतलहर एवं पाले से काफ़ी नुकसान होता है। अपनी फसल को पाले से बचाने के लिए अपने खेत में रात में 12 बजे धुआं पैदा कर दें, जिससे तापमान जमाव बिंदु तक नहीं गिर पाता है और पाले से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।